40 स्टैटिक जीके के टॉपिक, और 40 में से दोस्तों ये सारे के सारे जो है ना हम लोग कर चुके हैं। ये सारे के सारे टॉपिक अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं दोस्तों रिसर्च सेंटर के ऊपर और बैंक के ऊपर। ये दो टॉपिक है जो कि हम लोग आज कवर करने वाले हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है। और आवाज सभी को आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रही है, सब कुछ नजर आ रहा है ना? सब कुछ सही है? चलो ठीक है, यस करके बता दो एक बार मेरे को। चलो ठीक है, ओके गाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और ठीक है, ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो हम रिसर्च सेंटर है हमारे देश के अंदर। देखो, हर काम के ऊपर हर देश की जो तरक्की है ना वो रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, आप भी इस बात को समझते होंगे कि हमारे देश के अंदर अगर मैं बात करूँ ना तो रिसर्च को लेकर बहुत कम काम होता है। ठीक है, हमारे देश में अगर रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो हम कीनिया से भी जो है ना वो पीछे है। हमारे यहाँ पे आपको मालूम है जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं वो कैसे पीएचडी करते हैं? 4 किताबें उठाई, छापी, वो कौन बन गया? नाम के आगे डॉक्टर साहब लगा लिया। और रियलिटी में पूछोगे तो उनको खुद को नहीं पता उनकी रिसर्च जो है वो कहाँ पे गई है ना? तो इस तरीके से, अरे भाई मेरे आगे मत लगाओ, मैं नहीं हूँ, मैं कभी ना तो फर्दर स्टडीज में नहीं, मैं नॉलेज में बिलीव करता हूँ। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन जो है मैंने कोई डिग्री नहीं ली है। ठीक है, तो मैं डिग्रियों में बिलीव नहीं रखता हूँ बिल्कुल भी। तो ना तो मैंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ना मैंने कुछ और किया है। ठीक है, ये सब मुझे नहीं पसंद है और ना ही मैं किसी को बोलता हूँ। अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो और डिग्री विग्री से कुछ नहीं होता है ना। लेकिन इंडिया में ये शौक है, अपने यहाँ पे शौक है। इनफैक्ट जो जीआरएफ वाले भी बच्चे मिलेंगे ना अगर आपको, जूनियर रिसर्च जो फेलोशिप वाले जो नेट के थ्रू जो है पेपर निकालते हैं, उनको भी इंटरेस्ट जो है ना वो पर मंथ जो 30,000 रुपीज मिलते हैं ना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि उनके टॉपिक से जो है वो रिसर्च करके वो दुनिया में या देश के अंदर कुछ बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा लोग है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो रिसर्च होती है वो सिर्फ नाम की होती है। और रिसर्च सेंटर जो है हमने जरूर बना रखे हैं देश के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रखे हैं ताकि अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो वो कर भी सकता है ना। और इसी का कारण है कि भारत के अंदर जो है नोबेल अवार्डी जो है वो बहुत कम है, और जो है वो भी बाहर जाके जो है पढ़ाई करते हैं, चाहे वो अमृता सेन हो चाहे कोई भी हो, है ना। तो वो सब भी बाहर ही पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको एक्सपोजर मिल गया। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछते हैं कि बताइए फलाना रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ठीक है, फलाना रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, राज्य का नाम देते हैं और आपको सीधे सीधे पूछ लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है। देखो आपको मालूम है 10 बजे तक, 10 से लेकर 10 बज के 40 मिनट तक क्लास करेंगे और 40 मिनट के बाद में 10 बज के 40 मिनट के बाद में जो है 50 मिनट तक जो है वो हम लोग डाउट वाला जो है अपना सेक्शन वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये दिल्ली के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्रीकल्चर रिसर्च को लेकर। स्थापना कब हुई थी ये मैंने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है आपको उसको याद नहीं करना है। डेट कभी भी नहीं आती इनकी, बस मैंने आपको ये बताने के लिए कितना पुराना है कितना नया है उसलिए दिया है, अदरवाइज आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये नई दिल्ली के अंदर है, पहली बात। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये शिमला के अंदर है। जो इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैं मार्क कर रहा हूँ स्टार, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, एलएसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रांची में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माइनिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको माइनिंग मालूम है, माइनिंग के लिए हाँ शिमला के अंदर आलू वाला। ठीक है, माइनिंग के लिए धनबाद बहुत फेमस है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए ना, तो बस वहीं से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। राइस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोदी जी के ने एक राइस इंस्टीट्यूट अपने फिलीपींस में भी इनॉग्रेट किया था, और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के अंदर भी है। कटक कहाँ पे है? भुवनेश्वर के अंदर है। ठीक है, टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको मालूम है दोस्तों कि आज के टाइम पे टबैको एक बहुत ही बड़ा हमारे देश में सिद्धांत बन चुका है। तो राजमुंद्री, ठीक है, जो ये राजमुंद्री कहाँ पर है भाई, कौन बताएगा राजमुंद्री कहाँ पर है? राजमुंद्री के अंदर लोकेटेड है। ओके, कुछ बच्चों ने आंसर तो दिया है वैसे, ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना, गोदावरी के पास में है। हाँ बिल्कुल सही बोला है बच्चों ने, ये है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेशनल डेयरी इंपॉर्टेंट है वाला, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 50 बार एग्जाम में आ चुका है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंदर, और बहुत पुराना भी है। शुगर केन की बात करें, गन्ने को लेकर, कोयम्बटूर में। हालांकि गन्ने का जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर जो है वो यूपी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यूपी में होना चाहिए था, लेकिन कोयम्बटूर के अंदर है, तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी आपको मालूम है, पीडब्ल्यूडी जो है वो दिल्ली में है, तो इसीलिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी दिल्ली के अंदर है। माइनिंग वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ, धनबाद के अंदर। शुगर वाला, ये देखो शुगर आ गया ना, कानपुर यूपी के अंदर, तो गन्ने से शुगर बनेगी, और शुगर कहाँ पर है? कानपुर के अंदर है। ठीक है, शुगर की बहुत सारी मिल है। अगर आप यूपी में से हरिद्वार से होते हुए अगर आप उत्तराखंड जाओगे ना, लैंसडॉन वाले एरिया में, लैंसडॉन एक हिल स्टेशन है, ठीक है, रामपुर वाले एरिया से निकल के जाओगे जिम कॉर्बेट के वहाँ से, तो इतनी गंदी बदबू आएगी शुगर के मिल के वहाँ से कि मतलब शुगर जीवन में कभी खाना छोड़ दोगे, बहुत बकवास स्मेल आती है, निकलना मुश्किल है वहाँ से। ठीक है, काफी सारे बच्चे गए हुए भी है। चलो लेदर की बात करते हैं, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। एक और इंपॉर्टेंट ड्रग रिसर्च, ठीक है, ये भी लखनऊ में, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है अहमदाबाद जो है, सूरत जो है, ये टेक्सटाइल के लिए बड़ा फेमस है, तो ये अहमदाबाद में बनाया गया। जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
मेट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हमारे पुणे में भी है और दिल्ली के अंदर भी है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एएसआई जिसको अपन कहते हैं। इन्होंने तो अभी बाबरी मस्जिद के ऊपर रिपोर्ट सौंपी थी अपनी, तो कोलकाता के अंदर है ये, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, एम्स की बात करें नई दिल्ली में है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कॉलेज भी है यहाँ पे देहरादून के अंदर इसके ऊपर, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी है देहरादून में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम आ चुका है सवाल। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है, जूट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। एरोनॉटिकल लेबोरेटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, और सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, CSIO ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। कोकोनट इंपॉर्टेंट है, कोकोनट आपको मालूम है कहाँ पे मिलेंगे, केरला, गोवा, यहीं पर ही कोकोनट मिलता है, तो कहाँ पे हो गया, केरला का होगा। ओशनोग्राफी, भाई समुद्र वाले जहाँ पे होगी वहीं पे ओशन के बारे में बात करेंगे, तो पणजी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, गोवा के अंदर। आपको मालूम है जितने लोग शार्क के अटैक से नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग कोकोनट जो है ना, वो सिर के ऊपर गिरकर लगने से मरते हैं, पता है ना ये बात, मतलब कई लोग नीचे खड़े होते हैं, ऊपर सिर गिरता है, सिर पे ना गिरा, बहुत तेज गिरता है कि वो तो नीचे आया और आप ऊपर चले गए ठीक है, हाँ सच बता रहा हूँ मैं, बात सच है, शार्क के अटैक से जितने लोग मरते हैं उससे ज्यादा मरते हैं कोकोनट के गिरने से, ठीक है। तो ये कोकोनट वाला कहाँ पर है, केरला के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की बात करें तो ये पनाजी के अंदर है। टाटा TIFR बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई के अंदर है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी है, ये गुलमर्ग के अंदर है दोस्तों, कश्मीर के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलुलर एंड बायोलॉजी एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये सवाल आ चुका है, CGL में, CHSL में, MTS में, रेलवेज में, बहुत सारे, और आपके RBI के एग्जाम में, बहुत सारे PSC के एग्जाम में। सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी है, हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ के अंदर है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की बात करें तो ये कोलकाता के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको मालूम है तिरुवनंतपुरम के अंदर है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूरेनियम की बात करें तो जादूगोड़ा, कहाँ पर है जादूगोड़ा भाई, जादूगोड़ा कहाँ पर है, हाँ झारखंड के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्वायरमेंटल, ये है नागपुर में। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिकल वाला छोड़ दो। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज दिल्ली में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पुणे के अंदर है। तो ये सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतने ही देखने हैं आपको, और रटना नहीं है, रट नहीं पाओगे, रटना नहीं है, बस रीडिंग करनी है, रीडिंग करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन करें एक बार इसका, सभी बच्चे रिवीजन करें, 2-3 बार रीडिंग करोगे हो जाएगा काम, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, मत करना। चलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें दिल्ली में, इन्वायरमेंट की बात करें नागपुर, यूरेनियम की बात करेंगे जादूगोड़ा, उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस आपको मालूम है तिरुवनंतपुरम के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, तो ये कहां पर है, कोलकाता के अंदर। बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, समझ गए। बॉटनिकल रिसर्च कहां पे, लखनऊ के अंदर, बिल्कुल ठीक है। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये है हैदराबाद के अंदर। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग के अंदर। TIFR, ये कहां पर है, ये है मुंबई के अंदर, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये है पनाजी के अंदर। सेंट्रल कोकोनट, कोकोनट कहां पे आ गया, केरला, इस तरीके से याद करो। सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ के अंदर। जूट कहां पर है, जूट को लेकर कोलकाता। पेट्रोलियम देहरादून, आर्कियोलॉजिकल कोलकाता, मेट्रोलॉजिकल पुणे और दिल्ली के अंदर। टेक्सटाइल की बात करें अहमदाबाद, ड्रग की बात करें लखनऊ, लेदर है चेन्नई, और शुगर है कानपुर उत्तर प्रदेश। रोड रिसर्च दिल्ली क्योंकि PWD भी है। शुगर केन की बात करेंगे तो कोयम्बटूर के अंदर है। डेयरी है आपके करनाल में, टबैको है आपके आंध्र प्रदेश में। राइस की बात करें तो राइस है कटक में, माइनिंग है धनबाद में, पोटैटो हमने बात करी थी शिमला के अंदर, और एग्रीकल्चर रिसर्च है दिल्ली के अंदर। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा।
ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च दिल्ली में हो गया, पोटैटो शिमला में हो गया, माइनिंग धनबाद में हो गई, राइस कटक में हो गई, डेयरी करनाल में हो गई, शुगर केन कोयम्बटूर में हो गया, रोड का रिसर्च दिल्ली में हो गया। ठीक है, शुगर की बात करें वो यूपी में हो गई, लेदर चेन्नई में, ड्रग जो है वो लखनऊ के अंदर, टेक्सटाइल अहमदाबाद में, मेट्रोलॉजी दिल्ली और पुणे, आर्कोलॉजिकल कोलकाता, पेट्रोलियम देहरादून, जूट कोलकाता, समझ गए, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल चंडीगढ़, कोकोनट केरला के अंदर, ओशनोग्राफी पानाजी में, TIFR मुंबई में, हाई एल्टीट्यूड है गुलमर्ग में। ठीक है, बॉटनिकल लखनऊ में, सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में, केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में। ठीक है, और विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम के अंदर। फिर आपके यूरेनियम की बात करें तो जादूगोड़ा में। ठीक है, साथ में और इन्वायरमेंटल की नागपुर के अंदर। बस बात खत्म। वायरोलॉजी पुणे में, कम्युनिकेबल दिल्ली में। सिंपल सी बात है, खत्म। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। यस करके बताइए जल्दी से, समझ में आ गया है तो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, याद भी हो गया ना काफी। 50% तो याद हो गए होंगे। 50% जो है वो हम जब आप रीडिंग करोगे ना नोट्स की, PDF की, तब आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं बैंकों के बारे में, टैगलाइन के बारे में और हेडक्वार्टर के बारे में। आपको मालूम है दोस्तों, 2017 में 27 बैंक हुआ करते थे। ठीक है, अभी 2019 के अंदर जो है 12 बैंक है। 27 बैंक कौन से वाले? नेशनलाइज्ड बैंक। अभी कितने हो चुके हैं? 12 बैंक हो चुके हैं। सारे एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? मर्जर हो रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली मर्ज हुआ है ये सारे बैंक। ध्यान रखिएगा, पेपर में आएगा सवाल। इंडियन बैंक प्लस इलाहाबाद बैंक। ठीक है, PNB प्लस OBC प्लस कौन सा वाला बैंक है तीसरा वाला? OBC के साथ कौन सा है? UBI, बिल्कुल सही है, UBI, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तीसरे वाले की बात करें कैनरा प्लस सिंडिकेट। चौथे वाले की बात करें यूनियन बैंक प्लस आंध्रा प्लस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये यूनियन बैंक है, ये वाला यूनाइटेड बैंक है। ठीक है, मेन रीजन क्या है कि इनके घाटे को घटाना है, घाटे को घटाना है। अलग अलग बैंक चल रहे हैं, प्राइवेट बैंक को कम्पीट नहीं कर पा रहे, SBI को कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इनको क्या होगा, मिला दिया जाएगा, तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और इनका खर्चा भी घट जाएगा, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। इस तरीके से करा गया है। ठीक है, ये सारे के सारे बैंक आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, हाँ, बॉब, देना और विजया, एक और है क्या? BOB यहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक प्लस विजया बैंक। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। NPA का मतलब होता है जब किसी ने लोन लिया और वापस दिया ही नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे। आगे बात करते हैं। अब चलते हैं बैंकों के बारे में। आपको हेडक्वार्टर याद करने हैं, MD याद करने हैं, और टैगलाइन वैसे आपको याद नहीं करनी। टैगलाइन आपके रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछते, ये बैंक के एग्जाम में पूछते हैं। फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट बैंकों की, आपके नॉलेज के लिए काम आएगा अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो। कोई है जो बैंकिंग का भी एग्जाम देता है? कोई है? यस करके बताओ जो बैंक का भी एग्जाम देता हो उसमें से। 50% बैंक का भी बच्चे एग्जाम देते हो, 21% जो देता है वो यस के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, चलो ठीक है, तो वहां पे आपके बैंक के एग्जाम में ये काम आएगा। ओके, सबसे पहले इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों कोलकाता के अंदर है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। मल्लिकार्जुना राव है जो कि अभी इसके CEO और MD है। और ट्रस्ट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट है जो कि इसकी टैगलाइन है। टैगलाइन आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, और ये बाकी सब आपको पता होना चाहिए। आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर में और पैकी राज स्वामी है जो कि इसके CEO है। तो ये वाला बैंक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक जो है अमिताभ चौधरी। टैगलाइन आप याद मत करो, रेलवे के बच्चों बैंक का दे रहे हो तो याद करना, अमिताभ चौधरी है और बढ़ती का नाम जिंदगी इनका टैगलाइन है। बंधन बैंक की बात करें तो कोलकाता में हेडक्वार्टर है। चंद्रशेखर घोष इसके कौन है? CEO है। PDF आपको अपडेट वाले सेक्शन से मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, वडोदरा में हेडक्वार्टर है, जय कुमार है जो कि इसके CEO है। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर, और महापत्रा जी है जो कि यहाँ पे कौन है? CEO है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट नहीं है। कैनरा बैंक बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, राकेश शर्मा इसके CEO। कैथलिक इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हेडक्वार्टर, देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक है आपका बैंक ऑफ इंडिया, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। बैंक ऑफ इंडिया का महापत्रा जी है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पल्लव महापत्रा जी है। दोनों के नाम अलग अलग है। इनका तो दीन बंधु महापत्रा है बैंक ऑफ इंडिया का, और इनका पल्लव महापत्रा है। ठीक है, दीन बंधु महापत्रा, यह है आपका बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
हाँ दोनों भाई जैसे ही है। सिटी यूनियन बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और पीवी भारती है जो कि अभी इसके हेड है। ओके, चेयरमैन एग्जाम में नहीं पूछते, सीईओ ज्यादा पूछते हैं। देना बैंक की बात करें, मुंबई में हेडक्वार्टर, देखो हेडक्वार्टर तो मेजरली मुंबई में है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। श्री कर्णम शेखर शेखर है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे याद करना है। ओके, ठीक है, हाँ ये सारे मर्ज हो गए, देना वेना सब। आगे बात करते हैं, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, धनलक्ष्मी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ईसी जीसीबी इंपॉर्टेंट नहीं है। फेडरल बैंक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केरला के अंदर है, और श्रीवासनन जो है जो कि अभी इसके सीईओ है, श्रीवासनन जी। एचडीएफसी की बात करें इंपॉर्टेंट है, मुंबई और आदित्यपुरी। एचएसबीसी की बात करें तो लंदन के अंदर हेडक्वार्टर और इंडिया हेड है सुरेंद्र रौशा ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई की संदीप बख्शी है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। आईडीबीआई की बात करें तो मुंबई में हेडक्वार्टर राकेश शर्मा इसका हेड है। आईडीएफसी नहीं है, इंपॉर्टेंट इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये भी काफी अच्छा बैंक है, और महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और रोमेश सॉप्ती है जो कि इसके सीईओ है। वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। और आईडीबीआई का है बैंक फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा बैंक ऐसा दोस्त जैसा, तो दोस्त बोल के पहले पैसे दे देगा, फिर बाद में मांगेगा सबसे पहले, ठीक है। एचएसबीसी की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये बोलते हैं दोस्त परिवार ये वो ऐसे करके दिलवाए थे लोन, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले मांगते भी यही है, दोस्त तो बेचारा मांगेगा नहीं, ठीक है। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन का नाम है, हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है उसका, ओके। और आईएनजी वैश्या बैंक, आपको एक फैक्ट बताऊं क्या, आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर हमारे देश में, हमारे कंट्री की बात बताता हूँ, किसान के ऊपर जो कर्जा है ना बैंकों का, किसान के ऊपर जो कर्जा है बैंकों का, ठीक है, वो कोई 80,000 करोड़ का है, ठीक है। और जो अमीर लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वर्ग है, उसके ऊपर बैंक का जो कर्जा है वो 1.5 लाख करोड़ का है, ठीक है। किसान जो है वो आत्महत्या करता है क्योंकि वो पैसे दे नहीं पाता, तो उसकी जमीन जो है छोटी मोटी जो भी है वो ले ली जाती है, और इन लोगों के जो है वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये विदेश भाग जाते हैं। तो क्या करेंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है ना देने के बजाय 500 करोड़ रुपए मिनिस्टर को दे देंगे, और देश से क्या हो जाएंगे, पार, ठीक है। ऐसा है, मतलब देश के अंदर सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। चलो, ये सब मैंने आपको बता दिया। इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर में हेडक्वार्टर है, आरके चिब्बर है। कर्नाटका बैंक की बात करें तो मैंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और महाबलेश्वरा है जो कि इसके सीईओ है। करूर वैश्य मैंने आपको बता दिया। कोटक महिंद्रा का जो है वो मुंबई में हेडक्वार्टर, उदय कोटक है जो कि इसके हेड है। विजय लक्ष्मी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। फिर है नैनीताल बैंक, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओबीसी की बात करें तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और मुकेश कुमार जैन एमके जैन है जो कि इसके हेड है। पंजाब सिद्ध बैंक। पीएनबी की बात करें तो सुनील मेहता है अभी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, ये दोनों बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हेडक्वार्टर, रजनीश कुमार। विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशन बैंक्स ऑन अस, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये सारी टैगलाइन जो है ये एसबीआई की है। सिंडिकेट बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मणिपाल, पेपर में बहुत बार आता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोलकाता, ध्यान रखिएगा ये फर्क देखिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, और यूनाइटेड की बात हो तो कोलकाता, ठीक है। यूनियन का है राजकिरण जी, और यूनाइटेड के हैं अशोक कुमार प्रधान, ओके, ठीक है। मणिपाल कहां पर है, आशीष पूछ रहा है मणिपाल कहां पर है, बताओ भाई मणिपाल कहां पर है। कर्नाटका, सिक्किम में, अरे भाई इंडिया में, इंडिया तो ठीक है, सिक्किम में कहां से आ गया भाई मणिपाल, है कर्नाटका के अंदर है भाई साहब, है ना। आगे बढ़ते हैं, विजया बैंक दोस्तों, विजया बैंक का बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। नारायण जी हैं जो कि इसके अभी सीईओ है, और यस बैंक के मुंबई इंपॉर्टेंट है, और रवनीत गिल है जो कि अभी इसके सीईओ है, ठीक है, ठीक है। दीपक कुमार अगले महीने से स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी की फिर से, समझ गए। तो ये सारे आपके बैंक के दोस्तों जिनके बारे में आज अपन ने डिस्कस किया। वापस से बता रहा हूँ सबका हेडक्वार्टर, ओके। और आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं हेडक्वार्टर याद करने की, फिर आपका क्या उससे काफी ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। बैंक के हेडक्वार्टर आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर जिन जिनके इंडियन आ रहा है आगे नाम के आगे, मतलब जिन जिनके लास्ट में जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, मैंने पहले भी कराई थी, हेडक्वार्टर के लिए बता रहा हूँ आपको बैंकों के, जैसे कि अगर जिसके भी लास्ट में
ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, उन सबका मुंबई में हेडक्वार्टर है। एग्जाम्पल चाहिए? एग्जाम्पल चाहिए? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बस एक देना बैंक है और साथ में इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है जो कि इसके अंदर एक्सेप्शन है। तो आप ये याद मत करो कि कौन सा है, आप ये याद करो कौन सा नहीं है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये वाला नहीं है, इसका कोलकाता में है। बाकी सारे बैंक जिनका लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया है उनका मुंबई के अंदर है। ठीक है, पहली ट्रिक तो ये हो गई। चलो भाई दूसरी ट्रिक के ऊपर आ जाओ। दूसरी की बात करें, इलाहाबाद और कोलकाता पीपल को यूनाइट किया जाएगा तो वो कोलकाता के अंदर होगा। जैसे कि यूनाइटेड अगर आपका लग रहा है, आगे नाम के आगे अगर यूनाइटेड लग रहा है और इलाहाबाद लग रहा है तो हेडक्वार्टर क्या हो गया, कोलकाता। जैसे कि एक तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल दे चुका हूँ, एक हो गया यूनाइटेड कमर्शियल बैंक करके भी है और इलाहाबाद बैंक का भी कोलकाता के अंदर ही है। ठीक है, पंजाब महिला इन न्यू दिल्ली, पंजाब और महिला। तीसरी ट्रिक है पंजाब, ठीक है, कि महिला कॉमर्स में बढ़िया है, यानी कि पीएनबी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जो है ना, सिंध बैंक, महिला बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, समझ गए? अरे भाई राइटिंग समझ में आ रही है ना, जो लिखा हुआ है, जो समझ रहा हूँ वो समझ में आ गया ना? अरे यार देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है डैश बैंक ऑफ इंडिया, समझ लो वापस से। आगे मुंबई, यानी कि लास्ट में अगर बैंक ऑफ इंडिया लग रहा है ना किसी भी बैंक के आगे लास्ट में, तो वो मुंबई हेडक्वार्टर है। बस एक बैंक छोड़ दो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका कोलकाता के अंदर है। क्योंकि यूनाइटेड और इलाहाबाद बैंक, जो भी नाम के आगे यूनाइटेड पहले लग रहा है, दो ही बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्स बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक, दोनों का कोलकाता के अंदर है। साथ में पंजाब की महिला कॉमर्स में बढ़िया है, पंजाब की यानी कि जो गर्ल है वो कॉमर्स में बढ़िया है। ठीक है, और पीएनबी हो गया पंजाब से, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, महिला बैंक हो गया और ओबीसी बैंक हो गया। कॉमर्स मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, है ना? ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ओबीसी का एक बार आप चेक कर लेना, ओबीसी बैंक का गुरुग्राम के अंदर ही तो है ओबीसी, तो दिल्ली मान लो उसको, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तीन ट्रिक हो गई जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। ओके, इसके अलावा बात करें तो इंडियन अगर आगे लग गया तो आपका चेन्नई हो जाएगा। जैसे कि इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, अगर इंडियन आगे लग गया तो आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई में। एग्जाम्पल क्या है, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों के नाम के आगे जो है इंडियन लगा हुआ है, तो दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है। ठीक है, विजय कैन बैंक, एक और याद कर सकते हो, विजय कैन बैंक, इन सबका कहाँ पर है, बैंगलोर के अंदर। इसका मतलब क्या है, विजय मतलब विजया बैंक, कैन का मतलब कैनरा बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, बाकी सारे कुछ भी नहीं है, बस ये 5 ट्रिक याद करनी है। विजय कैन बैंक बेंगलुरु, इंडियन आगे लग गया तो चेन्नई हो गया आपका, पंजाब की महिला कॉमर्स में बढ़िया है नई दिल्ली, यूनाइटेड अगर आगे लग गया और इलाहाबाद कोलकाता, और अगर लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया लगा हुआ है तो मुंबई। सिंपल सी बात है। फेडरल बैंक का कोची के अंदर है, कुछ फेडरल बैंक तो अलग से हो गया ना पूरा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में हो गया, फेडरल बैंक कोची के अंदर है। ऐसे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा में हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया बेंगलुरु के अंदर, सिंडिकेट बैंक हो गया मणिपाल के अंदर, है ना, सिंडिकेट। 2-3 बैंक है जो कि आपको अलग से याद करना है, मणिपाल। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से यस करके बता दो मेरे को। बैंक का पूरा समझ में आ गया क्या? बैंक का समझ में आ गया क्या? ट्रिक से याद हो जाएगा, 5 ट्रिक याद करनी है, हेडक्वार्टर याद हो जाएंगे। ठीक है, और चलो भाई अब डाउट की तरफ चल लेते हैं, 40 हो चुके हैं और डाउट कौन कौन से हैं, और साथ में दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हमारा 18वां टॉपिक है, 18 टॉपिक रीजनल डांसेस, जो क्षेत्रीय डांस होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं हमारे देश के, उनके बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे दोस्तों 19वां टॉपिक जो कि है अपना मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद, समझ गए? यानी कि कैबिनेट मंत्री, मिनिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है। अरे भाई टीसीएस वाली पीडीएफ यार आप जान लेनी, टीसीएस की पीडीएफ ने यार आपकी, अरे दे दूंगा यार। ठीक है, अरे मैं आप ही के लिए यार, वो किसी मेरे क्या काम आएगी यार, वो नहीं रहता यार, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उनके आंसर लगाने पड़ेंगे। देखो बात ऐसी, जो मैं क्वेश्चन आपके लिए सुबह 9 बजे कराता हूँ ना, उसके आंसर जो है मैं नहीं लगाता उसके आंसर। ठीक है, मेरे पास आंसर जो है वो तो मैं उसी टाइम पे आंसर करता हूँ आपके। ठीक है, तो मैं आंसर मार्क नहीं होते मेरे पास कहीं पर। ओके, तो मुझे एक एक का आंसर लगा के आपको देना पड़ेगा उसका यार, बहुत टाइम लगता है यार। ठीक है,
और जो मोबाइल जो ऐप पे जो लगाते हैं वो अपनी टीम जो होती है वो लगाती है, मतलब जो सामने एडिटर होता है ना, तब मैं आंसर बताऊंगा तब वो आंसर लगाएगा, तो वो वाली मोबाइल के ऊपर जाती है। और वहाँ से सारी की सारी निकालना अपने आप में बड़ा टास्क है। दे दूंगा मैं, थोड़ा होल्ड करो, ठीक है। डांस के बारे में जानो पहले, डांस क्या होता है। डांस क्या होता है भाई, डांस क्या है, ठीक है। बंगड़ा पाले ये डांस नहीं है। डांस का मतलब क्या होता है, कोई भी इमोशन, कोई भी स्टोरी अगर आप अपने फिजिकल एक्सप्रेशन के द्वारा बता रहे हैं, अगर आप अपने भावनाओं या कहानी को व्यक्त करने का शारीरिक अभिव्यक्ति के द्वारा कर रहे हैं, तो उसको हम डांस कहते हैं। समझ गए, ठीक है। और शारीरिक आंदोलन के माध्यम से ये मन की अभिव्यक्ति है। तो एक्सप्रेशन ऑफ माइंड जो आप करते हो थ्रू द बॉडी मूवमेंट, डांस में क्या होता है, म्यूजिक बज रहा है, आप डांस कर रहे हो, यानी कि आपके दिमाग में जो है उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो वाया डांस, कि आप खुश हो, दुखी हो, जैसे भी हो, आप उसको बयां कर रहे हो, ठीक है। नागिन डांस कर रहे हो, ठीक है, नागिन वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लोट लोट के डांस कर रहे हो, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका इस तरीके से होता है, ये होता है आपका डांस। समझ गए मेरी बात। डांस क्या होता है, आपके थॉट को फिजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू बयां करना, कोई भी स्टोरी, कोई भी इमोशंस को, उसको अपन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले डांस के बारे में हमें पता लगता है दोस्तों, वो नृत्य शास्त्र के द्वारा पता लगता है। कौन सा, नाट्य नृत्य शास्त्र। ये नृत्य शास्त्र की बात करें तो ये भरत मुनि के द्वारा बताया गया था, ठीक है। ऋग्वेद में भी इस पुस्तक में से शब्द लिए गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद, भाव, अर्थवेद, हर जगह से जो है इसको मिलाकर इसमें डाला गया, नाट्य शास्त्र में डाला गया, समझ गए। और फिर एक किताब बनी नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि के द्वारा निकाली गई। इस किताब के अंदर हमें सबसे पहले जो है वो डांस के बारे में पता लगता है, ठीक है। इस पुस्तक की कब आई थी, तो ऐसा माना जाता है कि 200 BCE से लेकर 200 AD, 200 BCE ये 0 है और ये 200 AD है, और आज क्या चल रहा है भाई, 2019 AD। तो यानी कि ये 400 साल के बीच में जो है, 400 साल के बीच में जो है इसको कहीं ना कहीं जो है लॉन्च किया गया था, समझ गए। दो कैटेगरीज के डांस होते हैं, एक होता है क्लासिकल, एक होता है फोक डांस। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय और लोक के अंदर फर्क क्या है, शास्त्रीय संगीत जो होता है, ठीक है, वैसे ही शास्त्रीय नृत्य भी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप शादियों में नाच रहे हो, ठीक है, आप शादियों में जो है नाच रहे हो, बारात में जाकर दमादम नाचने लग गए, क्या वो शास्त्रीय डांस है, वो नहीं है, वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य के लिए आपको प्रॉपर वेशभूषा पहननी पड़ेगी, आपके उंगली का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, तख्ताई है ना, जो माधुरी दीक्षित है, भरतनाट्यम जो अपनी हेमा मालिनी है, जो ये सारे जो होते हैं ना प्रॉपर तरीके से अगर आप डांस कर रहे हो, स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, ज्वेलरी, कपड़े प्रॉपर तरीके से, तो उसको तो अपन बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। और जो है किसी भी तरीके से आप नाच रहे हो, लोट पोट होके, कहीं पे भी हाथ जा रहा है, पैर जा रहा है, लाते जा रही है, ठीक है, पीछे वाले की लात मारी, आगे वाले की लात मारी, इन सबको अपन लोक नृत्य कहते हैं, रीजनल डांस हम इनको कहते हैं, समझ गए, ठीक है। क्योंकि ये आम जनता लोग करती है, इसको अपन बोलते हैं फोक डांस। फोक डांस यानी कि लोक नृत्य, लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा किया हुआ नृत्य को हम फोक डांस कहते हैं, लोक नृत्य कहते हैं, समझ गए मेरी बात। अब शास्त्रीय संगीत की बात करें तो हमारे देश में जो संगीत नाटक अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी है, ठीक है, इसने दोस्तों करंटली 8 भारत के डांस है जिनको क्लासिकल डांस का दर्जा जो है वो दे रखा है, समझ गए, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो इशारों के माध्यम से कहानी को विशेष रूप से बताता है। इसमें क्या होता है, सोलो परफॉर्मेंस होती है, उचित ड्रेस कोड होता है, नृत्य के लिए परीक्षण लिया जाता है। अब जो है लुंगी डांस करने के लिए कोई परीक्षण लेने की जरूरत है क्या, सलमान खान की तरह जिन्हें कहें 4 दिन, इसके लिए कोई आपको कोई परीक्षण लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग की जरूरत है क्या। आपको बोलो कुचिपुड़ी कर दो, आप बोलोगे कुचिपुड़ी के पहले तो मुझे स्पेलिंग बताओ क्या होती है, फिर कुचिपुड़ी डांस के बारे में पता नहीं क्या होता है, तो कुचिपुड़ी के लिए आपको परीक्षण है जो कि लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारी जो संगीत नाटक अकेडमी है, ठीक है ना, संगीत नाटक अकेडमी, उसने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर जो है इसको बनाया। जैसे कि उड़ीसा का ये कौन सा कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है। वैसे कथक कहाँ पे होता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर। वैसे कथकली कहाँ पे होता है, पूछते पेपर के अंदर, कथकली कहाँ का डांस है, कथकली है केरला का। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है, नाम पे पता लग रहा है, मणिपुर कहाँ का है, मणिपुरी का, मणिपुर का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये भी केरला का ही है। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का, ठीक है। और यहाँ पे सत्या की बात करें तो ये है आपके आसाम का। तो ये सारे राज्य के नाम याद करिएगा, कौन सा जगह का कौन सा है। केरला के 2 हैं, एक कथकली भी है और साथ में मोहिनीअट्टम भी है, ठीक है। डन है यहाँ तक सभी को। चलो सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में जान लेते हैं, जो कि तमिलनाडु में होता है। इसको भरत नाम से यानी कि भरत मुनि के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। इसको इंडियन बैले डांस भी कहते हैं। इस प्रकार से होता है, देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से मेकअप करना, ज्वेलरी, कपड़े वपड़े, हाथ का मूवमेंट, तो इंडियन बैले भी कहते हैं। हमारे देश में रुक्मणी देवी बहुत फेमस है, लीला सैमसन बड़ी फेमस है, साराबाई है, मृणाली साराबाई, ये जो है बड़ी फेमस है। अरे उपेंद्र, फोक डांस मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है। लेट लेट क्यों ज्वाइन करते हो गाइज, समझ रहे हो, मतलब यार आपको मैसेज आता है 10 मिनट पहले आपकी क्लासेस का, उसके बाद में लेट लेट ज्वाइन करते हो, क्या कर रहे हो गाइज यार।
मतलब समझ नहीं आता मेरे को, आपको अपने करियर की चिंता नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हो? फोक डांस अभी वापस बता दूंगा मैं आपको क्या होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा होल्ड करो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आर्टिस्ट हो गए जो कि आपके भरतनाट्यम के लिए बड़े फेमस है। ठीक है, कथकली की बात करते हैं। कथकली केरला का डांस है और इसमें क्या होता है, डांस और ड्रामा दोनों होता है, समझ रहे हो, डांस और ड्रामा। और इसके अंदर क्या होता है कि जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, जो साउंड यूज करते हैं, उसमें मलयालम भी होता है और संस्कृत भी होता है। ये देखो इस तरीके का डांस देखा होगा ना आपने, ये मुंह पे लगाते हैं, मेकअप ऊपर ये पहनते हैं, तो ये आपके कथकली होता है। ज्यादातर देश में लोगों को ये नहीं पता कि कथकली कहाँ का डांस है, किसी से भी पूछ लो, समझ रहे हो। तो ये रागिनी देवी है और रीटा गांगुली है, रीटा गांगुली। ओके, ये कथकली की बहुत ही फेमस जो है अदाकारा है। उसी प्रकार से कथक, कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश बोल लो या फिर नॉर्थ इंडिया बोल लो, है ना। अगर नॉर्थ इंडिया नहीं आता ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश आता है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। 3 मेजर घराना है कथक के, एक तो जयपुर घराना है, एक लखनऊ घराना है और एक बनारस का घराना है। कथक का मतलब क्या होता है, कथा, स्टोरी, है ना, कथा बोलते हैं ना, तो इसके अंदर क्या, एक स्टोरी के हिसाब से जो है वो डांस किया जाता है। बिरजू महाराज का नाम सुना है, बिरजू महाराज, ताता थई, है ना, सुबू महाराज, सितारा देवी, ठीक है, ये सारे के सारे इसके आर्टिस्ट हैं। गॉट इट। घराने का मतलब क्या है, घराना एक जिनके बाबा दादा परदादा सारे के सारे लोग जो है डांस करते हुए आए, समझ रहे हो, उनको अपन कहते थे, है ना, ठीक है। और ऐसे कुछ राजा भी हुआ करते थे पहले टाइम पे, ओके, जो कि डांस को लेकर बहुत ज्यादा दीवाने थे, है ना, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे राजा हुआ करते थे जिनको कोई मतलब नहीं होता था लड़ाई वड़ाई से, मतलब उनको ये मतलब होता था कि अपने डांस बढ़िया चल रहा है, कोई अटैक कर रहा है, अरे करते रहे अटैक, लड़ाई वड़ाई हमसे नहीं होती लड़ाई वड़ाई, कोई लेगा जमीन लेगा, वो डांस में अपने लगे हुए, समझ रहे हो। जैसे अनारकली जो है, अनारकली बहुत डांसिंग गर्ल थी, बहुत जबरदस्त, है ना, अकबर के कोर्ट के अंदर अनारकली, जिसको बाद में उनके बेटे ने जो है वो अपने गर्लफ्रेंड बना लिया था। ओके, तो ऐसे तो ये मुगल आजम तभी तो बनी थी, डांस ही तो था, इससे काफी फेमस है। बाकी अकबर तो है वो लड़ने में भी बढ़िया था, अच्छी भी बढ़िया था, बाकी ऐसे कई सारे रूलर भी हुआ करते थे, ठीक है। ठीक है, आगे बात करें मणिपुरी। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का है, जिसको जागोई भी कहते हैं, जागोई। यार कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हिंदी में बताओ, इसके अंदर क्या ऐसा है जो कि आप नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप ये नहीं पढ़ सकते जो कि लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप 5वीं क्लास में आपको वापस से एडमिशन लेना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे देखो ना आप क्या लिखा हुआ है, जागोई, गुरु बिपिन शर्मा, झावेरी सिस्टर्स, इसमें क्या है हिंदी करने लायक, समझ रहे हो। तो ये जो डांस होता है ना, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, ये मणिपुरी डांस होता है। उड़ीसी, उड़ीसी है दोस्तों उड़ीसा का सबसे पुरानी फॉर्म है जो कि क्लासिकल डांसेस की माने जाती है, ठीक है। गीता गोविंदा है दोस्तों, वो इसकी काफी फेमस अधिकारा है। माधवी मुदगल, रॉथ, सोनल मानसिंह बड़ी फेमस है, वो उड़ीसी की आर्टिस्ट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और कुचिपुड़ी क्या है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक छोटा सा गाँव है, भरतनाट्यम जैसा ही लगता है, सोलो होता है। लक्ष्मी शास्त्री और यामिनी कृष्णा मूर्ति है जो कि इसकी बड़ी फेमस अदाकारा है, ठीक है। आर्टिस्ट का नाम पूछता है भाई, इसलिए पढ़ा रहा हूँ आर्टिस्ट का नाम, वरना मुझे क्या पढ़ाने की। पूछते हैं यामिनी कृष्णा मूर्ति जो है वो कौन से डांस फॉर्म की अदाकारा है, समझ गए, तभी तो बताया। लेकिन मैंने आपको सिर्फ 2-3 नाम ही बता रहा हूँ ताकि जो एग्जाम में पूछते हैं तो ये आप 2-3 बार रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो महिलाओं के द्वारा होता है, पुरुषों के द्वारा इसको, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं महिलाओं के द्वारा होता है डांस। सथरिया की बात करें तो ये मॉनेस्ट्रीज में होता है, आसाम की, इस तरीके से डांस होता है सथरिया। नेक्स्ट है दोस्तों फोक डांसेस, ये आ गए आपके लोक नृत्य। आ जाओ भाई लोक नृत्य वाले लोग, देखो इसको आप ग्रुप में परफॉर्म कर सकते हो, लोकल लैंग्वेज में गा सकते हो, है ना, कोई भी इसके अंदर आके जो है डांस कर सकता है, कोई भी, चाहे किसी को एबीसीडी भी नहीं आती हो डांस की, कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग इसके लिए जरूरत, स्पेशल ट्रेनिंग जो है आपको नहीं चाहिए। मन चाहे जैसे पैर मारो हाथ मारो जैसे मार, ठीक है। जैसे कि आसाम की बात करते हैं, आसाम के अंदर जो है वो बिहू जो है वो वहाँ का लोक नृत्य है। हालांकि ऐसा नहीं है बिहू आप कोई, लेकिन कोई भी कर सकता है, बहुत ही सिंपल होता है ना। एक चारों तरफ लाइन होती है, इसमें धीरे धीरे से लोग डांस कर रहे होते हैं। और खेल गोपाल नाम का एक और होता है आसाम के अंदर, ठीक है, खेल गोपाल, ठीक है। बिहार के अंदर है दोस्तों चाओ, बिहार के अंदर काफी फेमस है। नेक्स्ट है गुजरात। अब देखो डांडिया आपको मालूम है ना, नवरात्र के अंदर हर कोई डांडिया खेलता है, समझ रहे हो, 2 डंडे लेके हर कोई चालू जाता है। तो ये डांडिया आपका क्या हो गया, लोक डांस हो गया, लोक नृत्य हो गया, गरबा हो गया, है ना। टीपानी करके होता है गुजरात का, टीपानी, ओके। नागिन डांस कहाँ का है, नागिन डांस है छिछोरों का, जो सबसे ज्यादा छिछोरे होते हैं ना उनका डांस है नागिन डांस, वो किसी राज्य का नहीं है। छिछोरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, पूरे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। मेजरली छिछोरों में भी बात करें तो इंजीनियर्स जो है वो कैटेगरी है नागिन डांस वालों की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो झोरा और थाली, ये 2 वहाँ के लोक नृत्य है, ठीक है। जेएनके की बात करें तो रॉफ और धूमल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं, ओके। नेक्स्ट है कर्नाटक का,
यश गाना, ये देखो बड़ी बड़ी मूंछें रखकर यश गाना। केरला की बात करें तो पुली काली, ये देखो इस तरीके से। अब यार ये तो कोई भी बन सकता है कपड़े तो पहनने, ठीक है, पुली काली। चलो, महाराष्ट्र में तमाशा, ठीक है, अक्सर लोग जो है पीने के बाद तमाशा बहुत करते हैं, तो तमाशा नाचते भी पीने के बाद बहुत है। लाविनी महिलाएं करती है, लेजिम नाम से, ठीक है पंजाब में गिद्धा और बांगड़ा, ठीक है, आपको मालूम है ना। चलो, यूपी की बात करें, रासलीला। रासलीला डांस का नाम है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है, ये डांस का नाम है, वहाँ का फोक डांस है, इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं गोवा। गोवा में होता है कोली, कोली। हाँ, तो यहाँ पे बांगड़ा लिखा है ना, मैन, बांगड़ा में ये नाचते हैं मैन, गिद्धा होता है महिलाओं के लिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल में होता है जत्रा, ओके। नेक्स्ट है रॉक, ये है आपके छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है तमिलनाडु का काराकटम, ये देखो ऊपर जो है इस तरीके से बना के, ये मालाएं डाल के, ठीक है, ये है काराकटम, ओके। तो ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस और सारे के सारे लोक नृत्य। सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? देखो, मैंने बहुत कम आपको लोक नृत्य बताया, होते तो बहुत सारे, लेकिन मैंने वही बताया जो कि एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, क्योंकि आप ज्यादा याद नहीं कर पाओगे। एक राज्य के अंदर 10-10 लोक नृत्य होते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके से डिस्कस करा है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें मैंने राजस्थान का नहीं बताया, मैंने आपको एमपी का भी नहीं बताया, वो नहीं आते, जो आते हैं ना नॉर्मली, वो मैंने आपको बता दिया। पूरा तो आप याद फिर भी नहीं कर पाओगे, घूमर है हरियाणा और राजस्थान का, पूरा तो आप वैसे भी याद नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के आप वही करें जो कि कर सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अरे भाई, टेस्ट कहाँ पे मिलेगा? सुबह वीडियो डाला है, टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे 111, ये आप सुबह वाला वीडियो देख लो। सुबह मैंने 6-6:30 बजे वीडियो डाला है, उसके अंदर देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। कालबेलिया डांस है राजस्थान का, बहुत सारे यार, है ना, लोड मतलब। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक बार तुरंत। तमिलनाडु का हो गया काराकट, है ना, हाँ, साइंस के भी आ गए, सारे आ गए उसके अंदर, मेरे भी आ गए यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल का है जत्रा, गोवा का कोली, यूपी का रासलीला, पंजाब का है गिद्धा और भंगड़ा, महाराष्ट्र का है तमाशा, लावनी और लेजिम, केरला का है पुली काली, कर्नाटक का है यक्षगाना, जम्मू कश्मीर का रॉफ एंड धूमल, हिमाचल का झोरा एंड थाली, गुजरात का है डांडिया गरबा और ती पानी, बिहार का है चौ, ठीक है, आसाम का है बिहू और खेल गोपाल। बाकी ये सब आपको मालूम है, रीजनल डांस तो बड़े सिंपल है, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाओ कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर। देखो, एक बात ध्यान रखिएगा ओके, कि हमारे देश के अंदर जो है ना, एक रूल है कि कितने लोग जो है वो मिनिस्टर बन सकते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखिए, कितने बन सकते हैं भाई मैक्सिमम बताओ, आप बताओ कितने जो है मैक्सिमम बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोलिए बिल्कुल ठीक बात बोलिए बच्चों ने। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल जो है 75 वो बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इसके हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अब क्या है दोस्तों, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंडर में आते हैं, एक आता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे आते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे जो है वो इसमें आते हैं, वो आते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार जिसको अपन कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार, ये होता है आपका राज्य मंत्री, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो ये होता है आपके मंत्री परिषद, कैबिनेट, है ना, जो सबसे, हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, केंद्रीय मंत्री, समझ गए मेरी बात, ठीक है। ये सब जो है वो क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों जो है ना, वो क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद हम इसको कहते हैं, मंत्री परिषद। समझ गए? इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? जल्दी से यस और नो करके बताओ अरे भाई, करप्ट है नहीं है करप्ट, वो अपना मैटर नहीं है
अभी अपना ये मैटर ये नहीं है कि वो करप्ट है या नहीं है, अभी अपना मैटर ये है कि होते क्या है, कौन होता है। अभी अपन पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब एक बार ना। बैंक का सीईओ बता दिया मैंने कल की क्लास में, समझ गए। अब चलो इन तीनों के बारे में जो है समझ गए कि भाई क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है। उसके अंदर सबसे बड़े मंत्री जो है वो है कैबिनेट मंत्री, इसको केंद्र मंत्री कहते हैं। उनके नीचे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार। तो इस तरीके से इन तीनों की रैंकिंग होती है जो मैंने लिखी हुई है 1, 2 और 3। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, केंद्र मंत्री, उसके बाद होगा राज्य मंत्री, फिर होगा स्वतंत्र प्रभार वाला। समझ गए मेरी बात? चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझो मेरी, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना स्वतंत्र प्रभार के बारे में, सॉरी केंद्र मंत्री के बारे में, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो जितने भी मेन अपने डिपार्टमेंट है ना, मेन जो मंत्रालय है, मेन जो मिनिस्ट्री है, लिखा क्यों नहीं आ रहा है इसमें, एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस, है ना। ठीक है, तो जो भी मेन मंत्रालय है ना, जो मेन मिनिस्ट्री है, जैसे कि फाइनेंस हो गई, ठीक है, वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, हाँ अपना शिक्षा मंत्रालय हो गया, ओके, और अपना ये होम मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री हो गई, रेल मंत्रालय हो गया, एक्सेट्रा। ये सब देश के सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे लोग कौन होंगे, केंद्र मंत्री होंगे। सेकंड नंबर पे होते हैं जो होते हैं कौन, राज्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ये क्या होता है, ये डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। यानी कि कल को अगर मान लो पीयूष गोयल साहब नहीं है तो कोई तो काम संभालेगा, तो ये लोग जो है वो काम संभालते हैं उसकी, उनके बजाय ये डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। और सर की आवाज आ रही है क्या? और सर, हम सर, ठीक है, अभी सही है, अभी ठीक है, चलो ठीक है ना। तीसरा जो है वो है आपका स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज। अब ये इंडिपेंडेंट चार्ज क्या उन मंत्रालयों में दिया जाता है, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, मॉस्टी है, आयुर्वेद हो गया, आयुष मंत्रालय हो गया, समझ गए। वैसे ही कल्चर हो गया, टूरिज्म का डिपार्टमेंट हो गया। तो जो अगर देश में कम इंपॉर्टेंट है, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस, हाँ, जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है मंत्रालय है, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट चार्ज में चले जाते हैं। जैसे कि लेबर हो गया, लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आयुष मंत्रालय हो गया, यूथ एंड स्पोर्ट्स हो गया, समझ रहे हो, है ना। एमओएस जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये वाला सेकंड वाला, समझ गए। हाँ, सैलरी वैलरी सब मिलती है इनको, देश में कहीं पर भी कोई काम करेगा तो सैलरी मिलेगी उनको, समझ गए ना मेरी बात। आपको भी मिलेगी, आप भी काम करोगे तो, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट चार्ज हो गया, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है। चलो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे जो मिला के है ना 15% से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते। 15% लोकसभा सीट से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं। लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर हैं, ओके, उससे कभी भी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते टोटल सीट्स के, समझ गए। ये सारे के सारे मिलाकर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलाकर। अब हमारे एग्जाम में जो पूछते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात पूछते हैं इनके बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, समझ गए। कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पूछते हैं कि कौन सा मंत्री के पास में कौन सा इनके पास में वो है डिपार्टमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले है दोस्तों नरेंद्र मोदी, जो कि इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कौन है, हेड होते हैं। ध्यान रखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है कलेक्टिवली किसके, लोकसभा के, समझ गए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी मेंबर है यानी कि जो मिनिस्टर लोग हैं, वो इंडिविजुअली किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं। क्या चीज़, रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ने दिया है, लेकिन सारे के सारे मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा की होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हो गए नरेंद्र मोदी, जिनके पास में पब्लिक पर्सनल और पेंशन वाला डिपार्टमेंट है। इसी के अंडर में जो है ना, इसकी जो सैलरी है ना, वो सीबीआई इसी के अंडर में आती है, सीबीआई इसी के अंडर में आती है। इसीलिए बोलते हैं, बोलने में तो सीबीआई इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो इसी के अंडर में आती है, सैलरी जो है सीबीआई की यहीं से जाती है। और इसके हेड कौन है, प्रधानमंत्री। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कि हमेशा सीबीआई जो है वो सेंटर के नाम पे काम करती है, वो इसलिए कहते हैं अपन हमेशा। एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे प्रधानमंत्री के पास में होते हैं, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखो आपके हैं राजनाथ सिंह, यहाँ पे पेन दिखाई नहीं आएगा, यहाँ पे आपके वाला है। सेकंड है राजनाथ सिंह, पेन चल भी नहीं रहा, एक मिनट।
राजनाथ सिंह कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्या ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उससे लिया है डाटा जो है ना, ओके। तो इस वजह से जो है आप प्रेसिडेंट के अंदर जो मिनिस्टर है वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ना वेबसाइट है, वहाँ से लिया ताकि आपको कोई भी मिनिस्टर गलत नहीं आएगा इसके अंदर। जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, वो सारे के सारे यहीं पर ये मिनिस्टर है वो, ठीक है। चलो ठीक है, तो राजनाथ सिंह की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। अमित शाह आपको मालूम है ये कौन है? होम मिनिस्टर है। अगर गडकरी की बात करें तो गडकरी के पास में 2 डिपार्टमेंट है, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है और एक MSME है। 2 डिपार्टमेंट गडकरी जी के पास में, रोड ट्रांसपोर्ट और MSME, ठीक है। सदानंद गौड़ा केमिकल और वेलफेयर फर्टिलाइजर, ये एग्जाम में आया था अभी जेई के अंदर, जेई के अंदर आया था अभी लास्ट क्वेश्चन में। निर्मला सीतारमन की बात करें तो फाइनेंस भी इनके पास है और कॉर्पोरेट अफेयर भी इनके पास है। निर्मला जी कुछ भी बोलो इनको, देश की इकोनॉमी खराब है। हाँ मैं कर रही हूँ ठीक है ठीक है। रामविलास पासवान की बात करें, MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या लिखा हुआ है यार, कौन है बच्चा यार? ये लिखा हुआ है वहाँ पे MSME, ठीक है। रामविलास पासवान की बात करें, कंज्यूमर अफेयर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो खाद्य मंत्री जो है ना वो यही है। वित्त मंत्री कौन है? ये है। केमिकल, ठीक है, वो ये वाले। और हाईवे जो रोड का जो है डिपार्टमेंट वो किसके पास है? गडकरी के पास। इस तरीके से याद कर लो। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, समझ गए। नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे कृषि मंत्री है, ग्रामीण मंत्री है, पंचायत राज मंत्री भी यही है, रूरल एग्रीकल्चर, ये तीनों इनके पास भी है। यानी गांव से रिलेटेड जो 3 चीजें होती है वो पूरी नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। रविशंकर ये हमारा लॉ भी देखते हैं, साथ में कम्युनिकेशन, ठीक है, वो भी इनके पास है। और इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इनके पास है, ठीक है। थावरचंद गहलोत के पास में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, सोशल जस्टिस, ओके। फूड प्रोसेसिंग ये है हरसिमरत कौर बादल। सुब्रमण्यम जयशंकर ये अपने विदेश मंत्री हैं। रमेश जी हैं जो कि अपने HRD हैं, पूरा एजुकेशन का जो है इनके पास में है। अर्जुन मुंडा ये अपने ट्राइबल अफेयर हैं, जनजातीय जो मंत्री होते हैं ना वो है। सुष्मिता ईरानी जो है वो WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, समझ लो, महिला मंत्री यही है। और टेक्सटाइल जो है ना वो भी इनके पास है, कपड़ा उद्योग भी इनके पास में ही है। हर्षवर्धन जी के पास में दोस्तों अपने ये है स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य मंत्री ये है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, तीनों के तीनों हर्षवर्धन के पास में है। प्रकाश जावड़ेकर इन्वायरमेंट हमारे जो, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ में हैवी इंडस्ट्रीज, ये सावंत जी थे जिन्होंने अभी 2 दिन पहले शिवसेना के उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, सावंत जी तो इन्होंने छोड़ दिया था। और अभी किसके पास में? प्रकाश जावड़ेकर के पास में आ गया है, इन्वायरमेंट, इन्फॉर्मेशन और हैवी मिनिस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, पेट्रोलियम और स्टील ये देख रहे हैं। पीयूष गोयल की बात करें, रेलवे और कॉमर्स और इंडस्ट्री इनके पास है। मुख्तार अब्बास नकवी शुरू से ही ये अल्पसंख्यक मंत्री रहे, है ना, ये शुरू से ही अल्पसंख्यक मंत्री रहे। प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री, कोल और माइन, ये तीनों इनके पास में रही है। गिरिराज सिंह जो है ये अपने एनिमल हस्बेंड्री, है ना, डेयरी का और जो है ना पशुपालन, ये अपने पशुपालन मंत्री रहे, ठीक है, पशुपालन। ठीक है, एक बच्चा बोला फेस से पशुपालन मंत्री लग रहे हैं। नरेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये आपको शक्ल से कोई एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं क्या? ठीक है। हाँ, सुब्रमण्यम तो पहले IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर थे, वो बने, मतलब ये वाले सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है ना। गिरिराज सिंह शेखावत की बात करें, जल शक्ति मंत्री है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं, नया बनाए मंत्रालय, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके मंत्री हो गए, मंत्री परिषद जो कि हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कितने याद करने हैं आपको? ये सब याद हो गए ना तो आपके बारे नारे हो गए। बस इसमें से आपको एक सवाल है जो कि 101% आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। रिजाइन भी प्रेसिडेंट को देंगे, सारे काम जो है अपने आप में से होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को बताओ जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया।